गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसका आपने जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया या नहीं? आपने अपना नोट्स अपडेट किया या नहीं? चलो एक बार उसको पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर, क्योंकि हमारे हर लेक्चर का नियम है ना कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं लेक्चर के लास्ट में। एक बार जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसका हम रिवाइज भी करते हैं। तो एक बार पहले हम रिवीजन करते हुए देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। और आपको हमेशा पता होता है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी क्या स्टार्ट करने वाली हूँ, है ना? तो आज तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पहले हमने रेस्पिरेशन में क्या क्या पढ़ा था। तो क्या होता है रेस्पिरेशन? और आपको मैंने क्या बताया था कि हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे बच्चों, हमारे सारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं? एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होने वाले हैं। मतलब जैसे तुमने खाना खाया तो यानी कि तुम्हारे अंदर न्यूट्रिशन हुआ, है ना? मतलब कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो यानी कि जब तुम्हारे अंदर में डाइजेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट गए और बचा ग्लूकोज। अब उसी ग्लूकोज को हम क्या कर रहे थे? उससे जब हम एनर्जी का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। और कैसे करवा रहे हैं बच्चों? तो जब हम O2 को इनहेल कर रहे हैं तो जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा फूड है, वो क्या हो रहा है? वो टूट रहा है। और उससे क्या मिल रहा है हमें? तो उससे हमें मिल रहा है एनर्जी, यानी कि रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। एंड फूड क्या है आपका? ग्लूकोज इन द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन, है ना? और किसी बच्चे को ये बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्रीदिंग की तरह होता है। नहीं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? टोटली डिफरेंट होता है। हमने पढ़ा था ना। मतलब कि ब्रीदिंग सिंपल क्या होता है कि इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। यानी कि सिंपली जो तुम O2 लेते हो, जब तुम सांस लेते हो तो क्या है? ऑक्सीजन लेते हो। CO2 छोड़ते हो तो मतलब वो ब्रीदिंग है ना? यानी कि वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन इज नोन एज वन ब्रीथ। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है आपका? सिंपली ब्रीदिंग है। एंड रेस्पिरेशन टोटली अलग है। क्यों बच्चों? क्योंकि जब हम उस फूड से उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो एनर्जी क्या था? तो हमने पढ़ा था ना कि उस एनर्जी को हम ATP के फॉर्मेट में पढ़ते हैं, है ना? यानी उसकी एक तरह से क्या होती है, जैसे मानो हमारा इंडिया है तो इंडिया का हमारा करेंसी क्या है? रुपए। तो वैसे ही हमारा एनर्जी का करेंसी क्या है? ATP के फॉर्मेट में है। मतलब वो यूनिट है एक तरह से, ठीक है? और आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि ये रेस्पिरेशन हमारा दो टाइप का है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और मे बी लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एक केसेस में एब्सेंस बिल्कुल ऑक्सीजन था। और ये कहाँ था बच्चों? कि जब ईस्ट क्या कर रहा था? जो ईस्ट था जब वो एनर्जी बना रहा था, है ना? यानी कि जब इथेनॉल बन रहा था, इथाइल अल्कोहल बन रहा था या अल्कोहल बन रहा था, और साथ ही साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा था, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और किस टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन था? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन था। याद आ रहा है? दूसरी तरफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था। मतलब कि हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होता है जब एक्यूमुलेशन होने लगता है? किसका? लैक्टिक एसिड का। और ये क्यों होता है बच्चों? जब हमें जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए था इनहेलेशन के लिए, मतलब सांस लेने के लिए, उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? हमें नहीं मिल पाता है। तब क्या होता है बच्चों? हमारे जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है। मतलब कि लैक्टिक एसिड बन रहा था। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बन रहा था? ATP बन रहा था, सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रहे थे, और कुछ वाटर भी निकल रहा था। ये ATP कितना था? तो हमने पढ़ा था 36 to 38 ATP था, 8 ATP था, है ना? फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हमने पढ़ा था बच्चों साथ साथ कि डिफरेंसेस बिटवीन क्या था? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। और हमने इस जो हमारे रेस्पिरेशन के जितने भी टाइप्स हैं उसको एक पाथवे के थ्रू हमने समझा था, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, है ना? और वो पाथवे आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमेशा उससे क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और नहीं तो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अब एक और चीज, जब ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जब ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और क्या बोलोगे? ग्लूकोज वहां पे कितना कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। पाइरूवेट कितना था? 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था।
ठीक है। फिर अगेन आपका जो इथाइल अल्कोहल था वो कितना कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। लैक्टिक एसिड कितना कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो आ गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलो फिर अब अगर तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कि तुम्हारे अंदर जब O2 जाता है, तुम जब O2 लेते हो, तुम जब O2 इनहेल करते हो, तुम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हो, तो क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, है ना, कहाँ से उसका कैसे कैसे ट्रेवल होता है, और फिर कैसे CO2 तुमसे बाहर निकलता है ना। तो चलो अब इसको देखेंगे। और इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी। ये डायग्राम क्या है बच्चों, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा सबसे पहला जो ऑर्गन आता है वो क्या होता है, यानी कि जब सबसे पहले तुमने O2 लिया तो वो O2 कहाँ जाता है बच्चों, तो देखो ये O2 जाता है आपका सबसे पहले आपके नॉस्ट्रिल में। कहाँ जाएगा, सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाएगा। यानी जो आपके ये 2 ओपन एंड्स हैं, इस नॉस्ट्रिल्स में आपका एयर जाता है, मतलब आपका O2 जाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, तो ये जाता है, अंदर में स्पेस होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप उंगली लगा करके चेक करोगे, लेकिन यहाँ पे अंदर में क्या होता है, स्पेस होता है। और ये जो स्पेस होता है ना बच्चों, तो इसको ना समटाइम्स नेसल पैसेज भी हम बोलते हैं और इसको नेजल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब आपका O2 कहाँ पे चला गया, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी या नेजल पैसेज में चला गया। उसके बाद ये जाता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे होता है जहाँ से जो हमारा विंड पाइप होता है या जो हमारा जो फूड पाइप होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है। वो दोनों के लिए एक कॉमन पाथवे होता है, क्या बच्चों, फेरिंग्स। यानी कि हमारा अब जो O2 है वो कहाँ गया, फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स के बाद वो कहाँ पे जाता है, लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को ना हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स के बाद कहाँ पे जाएगा, तो इसके बाद जो आपका O2 है वो जाता है ट्रैकिया में, ठीक है। और जो ट्रैकिया है ना, इस ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको विंड पाइप बोलते हैं, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे हमारा वोकल कोड्स प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से तुम जो इतने जोर जोर से जो चिल्लाते हो, बोलते हो, या तुम सिंगिंग कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके पास वोकल कोड प्रेजेंट है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, लैरिंग्स में, है ना। यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन से ऑल्सो साउंड बॉक्स, इसे हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। तो यानी कि अब ट्रैकिया में चला गया, विंड पाइप में चला गया। इतना समझ गया ना। O2 से कहाँ गया, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से फेरिंग्स में गया, जो कि एक कॉमन पाथवे है किसके लिए, जहाँ से आपका विंड पाइप और आपका फूड पाइप सेपरेट हो जा रहा है। उसके बाद लैरिंग्स में गया, और लैरिंग्स से गया ट्रैकिया में। अब बच्चों ये जब ट्रैकिया में गया तो ये जो हमारा विंड पाइप होता है, ये जो हमारा ट्रैकिया होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि सी ऐसे इनकम्प्लीट होते हैं। ये क्यों बच्चों ऐसे इनकम्प्लीट होते हैं, ताकि ये एक दूसरे से कोलैप्स ना करें। ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करें। और अब उसके बाद ये जो हमारा ट्रैकिया है, ये जो हमारा विंड पाइप है, वहां से जो हमारा O2 है वो कहाँ पे चला जाता है बच्चों, ब्रोंकाई के अंदर में चला जाता है। मतलब कि इसके अंदर में हमारा O2 चला गया, ब्रोंकाई के अंदर में। और ब्रोंकाई से कहाँ चला जाएगा, तो ब्रोंकाई के जो फर्दर जो ब्रांचेस होंगे, यानी कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाएगा। और फिर ब्रोंक्यूल से हमारे छोटे छोटे गोले गोले से स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं, जिनको हम एल्व्यूलाई बोलते हैं। और जब बहुत सारा एल्व्यूलाई आपको एक साथ दिख रहा है, मतलब उसको एल्व्यूलर सैक बोलेंगे। तो इससे भी आपका क्या निकला होता है, ब्रोंक्यूल्स। और इससे हमारे क्या होते हैं बच्चों, एल्वियोलाई अटैच्ड होते हैं। और ये एल्वियोलाई को हम क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे एल्व्यूलर सैक, है ना। जब हमारा ये बहुत सारा एल्वियोलाई रहेगा तो इसे हम एल्व्यूलर सैक बोलेंगे। तो अब देखो अब क्या होगा, एल्व्यूलर सैक, यानी कि तुम बोलोगे कि मैम सबसे पहले हमारा O2 नॉस्ट्रिल में गया, उसके बाद नेसल पैसेज में गया, तब फेरिंग्स में, तब लैरिंग्स में, तब ट्रैकिया में, तब ब्रोंकाई में, तब ब्रोंक्यूल्स में, और उसके बाद तुम क्या बोलोगे, तो मैम हमारा जो एयर है वो चला गया एल्वियोलाई में, है ना, एल्वियोलाई में गया। अब ये जो एल्वियोलाई है इसको हम बोलते हैं ये मेन साइट है फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, है ना। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का मतलब क्या हो गया, कि अब ये जो हमारा बच्चों एल्वियोलाई है, अगर मानो मैं
से एक एल्वियोलाई को थोड़ा सा जूम करके आपको बताती हूँ। तो ये एल्वियोलाई जो होता है, इसका वॉल जो होता है ना, बहुत थिन होता है। अब थिन से मतलब समझ लो क्या होगा, जब थिन वॉल रहेगा ना तो आदान प्रदान में आसानी होगी, मतलब एक्सचेंज करने में आसानी होगी ना। गैसेस जो O2 है वो बहुत आसानी से आएगा इसके अंदर में, या फिर इसके आसपास जो भी ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो CO2 इनमें जाना है वो भी जाएगा। चलो, क्या मैंने कॉन्सेप्ट बोला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने क्या बोला, O2 इसके अंदर में बड़ा आसानी से आएगा और CO2 भी इसके अंदर बड़ा आसानी से जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो देखो ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में और ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई में क्या गया, O2 गया है ना। ये जो O2 है ये अब कहाँ चला गया बच्चों, एल्वियोलाई में चला गया। यानी जब इस एल्वियोलाई के अंदर में O2 आया तो इसके पास न्यूमरस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको ब्लड वेसल्स पता है ना, आपको क्या है, ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होते हैं। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि मैम हमारे जो ब्लड होते हैं वो मानिए दो टाइप के होते हैं। एक हो गया ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, मतलब कि O2 रिच ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन है ज़्यादा अमाउंट में, और डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड में क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब जो यहाँ पे हमारे डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चला जाता है, इस एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है। मतलब कि ये क्या बोलता है कि मेरा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ, है ना, और CO2 मुझे क्या करो, नहीं, और O2 मुझे क्या करो, दे दो, है ना। यानी हमारा ब्लड वेसल्स CO2 लेकर के बेचारा इंतजार कर रहा है कि कब इसको एल्वियोलाई ले लेगा और कब एल्वियोलाई मुझे क्या करेगा, O2 दे देगा, है ना। तो अब ये O2 कहाँ पे चला गया, O2 चला गया आपके ब्लड वेसल्स के पास। यानी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड हो गया। अब ये जो हमारे ब्लड हैं, ये ब्लड यहाँ पे मेनली रेड ब्लड सेल्स RBC प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि उनके अंदर में हम रेड ब्लड सेल को रेड ब्लड सेल ही क्यों बोलते हैं, वो रेड कलर का ही क्यों दिखता है, एक्चुअल में उनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। और हीमोग्लोबिन के पास प्रोटीन्स होता है, मतलब इसलिए वो कैरियर की तरह काम करते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने से O2 को बाइंड कर रहे हैं, और बाइंड करके O2 का क्या कर रहे हैं, फिर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं। मतलब ये सिंपली क्या किया, इसका सिंपली ब्लड वेसल्स का काम था कि इसने, ये एल्वियोलाई के पास प्रेजेंट था, इसने अपना जो CO2 था यानी अपना जो वेस्ट मटेरियल था उसको एल्वियोलाई को दे दिया, और O2 लेकर के टेंशन फ्री, है ना। तो हमारा ब्लड वेसल तो टेंशन फ्री हो गया। लेकिन ये बता दो कि एल्वियोलाई अब जब CO2 ले चुका है तो अब एल्वियोलाई टेंशन में आ जाएगा। एल्वियोलाई क्या करेगा, तो ये CO2 कहीं नहीं रुकने वाला है, ये तो तुम्हारे बाहर आने वाला है। क्योंकि तुम पढ़ते हो ना कि ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, यानी CO2 बाहर आने वाला है। तो देखो अब हमने पढ़ा जैसे O2 ट्रेवल किया तो वैसे ही उल्टा ट्रेवल करेगा CO2। कैसे, अब ये CO2 एल्वियोलाई के अंदर चला गया, एल्वियोलाई से कहाँ पे चला जाएगा, तो बच्चों ब्रोंक्यूल्स के पास चला जाएगा। ब्रोंक्यूल से कहाँ पे चला जाएगा, ब्रोंकाई के पास चला जाएगा, और ब्रोंकाई से ट्रैकिया के पास चला जाएगा, ट्रैकिया से लैरिंग्स के पास चला जाएगा, लैरिंग्स से फेरिंग्स के पास चला जाएगा, उसके बाद नेसल पैसेज के पास चला जाएगा, और फिर नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या हो जाएगा, ये जो हमारा CO2 है वो हम इसको एक्सहेल कर देंगे। आया समझ में सिंपली क्या हो रहा है, यानी हमने O2 को नॉस्ट्रिल के थ्रू लिया, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज में गया, और नेसल पैसेज से कहाँ पे बच्चों, तो फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से लैरिंग्स में गया। हम इसको एक बार में सारा कुछ पढ़ने वाले हैं एक एक के बारे में, लेकिन पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि कैसे आपका O2 ट्रैवल कर रहा है या कैसे CO2 बैक ट्रैवल कर रहा है। और फिर उसके बाद लैरिंग्स में गया, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल के पास अंगूर टाइप का गुच्छा प्रेजेंट है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जो कि क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स के साथ प्रेजेंट है। और मेनली तुम्हारा, अगर तुमसे कोई भी पूछेगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइट है। और फिर क्या हो रहा है, सेम यही उल्टा प्रोसीजर हो रहा है, किसके साथ, क्योंकि हमें CO2 को बाहर निकालना है। तो यही तो होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही तो हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे ही हम ब्रीथ करते हैं। अब देखो एक बार देखना, एक बार इमेजेस में देखना, ये क्या है, ये तुम्हारा ब्रोंकाई हो गया। फिर ये क्या है तुम्हारा,
ये तुम्हारा है आपका एल्वियोलाई, है ना। तो देख रहे हो ना, मैंने आपको बोला ना कि ये अंगूर के गुच्छा की तरह है, और अगर हम इसको एक ऐसे बनाते हैं तो एक वो बड़ा सा हम बना करके क्या करें। और बच्चों देखो ये ना एक्चुअल में इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ते रहेगा और घटते रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मानो एयर इसके अंदर में एंटर किया, तो ये एयर जब इसके अंदर में एंटर करेगा तो इसमें थोड़ा सा समझो स्वेलिंग हो जाएगी, यानी कि स्वेल हो जाएगा, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और फिर बाद में क्या हो जाएगा, बाद में जैसे एयर निकला ये अपने आप को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब इसको CO2 को जब बाहर निकालना है, जब इसको बैक प्रोसेस करना है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जब इसको लेना है तो रिलैक्सेशन होगा। मतलब क्या है, जैसे मानो एक बलून से, है ना, एक बलून है, अभी वो बलून तुम्हारा जैसे तुम मार्केट से लेकर के आए, उस बलून में तुम पानी डालोगे, ठीक है, या तुम हवा भरोगे, तो पहले क्या करता है वो अपने आप को रिलैक्स छोड़ता है, क्योंकि जब वो अपने आप को रिलैक्स छोड़ेगा ना, तो रिलैक्स छोड़ने के टाइम में उसमें जितना आप हवा फील कर सकते हो फील करोगे, है ना। उसके बाद वो क्या होगा, वो जब देखना जैसे क्या होगा, आप उसको छोड़ोगे वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब अब उसको प्रेशर में क्या करना है, सारा हवा बाहर की तरफ फेंक देना है, और फेंकने के बाद क्या होगा, वो एज इट इज हो जाएगा जैसा आपने मार्केट से उसको लेकर के आया था। तो देखो इस ट्रैकिया के ऊपर में, इस विंड पाइप के ऊपर में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स है। और ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स क्यों है, ये कार्टिलेज टाइप के रिंग्स क्यों है, ताकि प्रिवेंट कोलैप्सिंग, ताकि ये एक दूसरे से कोलैप्स ना करे, तभी तो ये इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट है, या सी लाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसे हम अल्फाबेटिकल में लिखते हैं ना सी, तो वैसे ही सी लाइक स्ट्रक्चर है। और उसके बाद देखो आपके ये लंग्स में क्या है, तो आपके ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स है, और एल्वियोलाई है। अब देखो बच्चों, जो हमारा लंग्स होता है ना, तो जैसे मानो हमारा लंग्स हो गया, तो लेफ्ट लंग हो गया और राइट लंग हो गया। अब जो लेफ्ट लंग होता है ना, वो लेफ्ट लंग क्या होता है आपका, एक जो साइड का लंग होता है, जैसे मानो कि मेरा मेरा लेफ्ट लंग इस साइड में हो गया, राइट लंग इस साइड में हो गया, तो मेरे लेफ्ट लंग के साइड में यहीं पे क्या होता है बच्चों, तो यहीं पे कार्डियक नोच होता है, और यहीं पे हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हम ये क्या समझते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे तुम क्या करते हो, तुम बोलते हो प्यार मोहब्बत में कि मैंने उसको दिल दे दिया, मैंने इसको दिल दे दिया, है ना, ये ऐसा सॉन्ग सुनते हो। लेकिन बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा दिल है ना, हमारा जो हर्ट है, वो तो खुद ही रेंट पे रह रहा है, मतलब उसके रहने के लिए ही जगह नहीं है। मतलब इसका क्या है, तो इसी लंग्स के पास, इस लेफ्ट लंग के पास कार्डियक नोच, यानी यहाँ पे क्या होता है, आपका हार्ट प्रेजेंट होता है ना। देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जैसे हम एग्जैक्टली बनाते हैं, तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पे, जो आपका लेफ्ट लंग का साइड होगा उधर प्रेजेंट रहेगा। मतलब आपका एक लंग क्या है, छोटा होने वाला है, दूसरा लंग क्या है, थोड़ा उसके कंपैरिजन में बड़ा होने वाला है। अब ये जो हमारा लंग्स होता है, ये लंग्स किस पे होता है, ये हमारा लंग्स आप देख सकते हो डायफ्राम पे होता है। ये डायफ्राम क्या होता है, एक मसल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक स्मूथ मसल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे तुमने क्या किया, तुमने O2 को इनहेल किया, तो आपके O2 को इनहेल करते करते ये क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब ये थोड़ा अपलिफ्ट होंगे, मतलब ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। अब हम जैसे सांस छोड़ेंगे आराम से, तो ये अपने आप को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, मतलब कि मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। डायफ्राम का काम क्या है, जब आपने सांस लिया तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई, मतलब ये थोड़ा ऊपर की तरफ हुआ, अपवर्ड, और जैसे आपने सांस छोड़ा ये थोड़ा डाउनवर्ड की तरह हुआ। आ गया समझ में बच्चों, एल्वियोलाई के बारे में समझ आ गया है ना। हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, यानी तुम्हारा जो लेफ्ट लंग का साइड है वहां पे क्या होगा, आपका हार्ट प्रेजेंट रहेगा। चलो अब आगे हम देखते हैं बच्चों, तो आगे है हमारा इन ह्यूमन के अंदर में, एक बार इसको थ्योरी को देख लेते हैं। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन, है ना, ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच हेल्प्स इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, यानी कि क्या कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज करने का काम लंग्स हमारा एज अ प्राइमरी ऑर्गन कर रहा है। अब इसमें और भी तो कुछ हमारे ऑर्गन से जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पहला नॉस्ट्रिल्स हो रहा है, और ये क्या है बच्चों, तो दीज आर टू नॉस्ट्रिल्स विच कन्वर्स टू फॉर्म अ नेसल पैसेज। यही क्या हो रहे हैं, दोनों नॉस्ट्रिल्स मिलकर के क्या कर रहे हैं, नेसल पैसेज बना रहे हैं, है ना। The inner lining of the nostrils is lined by hairs and remaining wet due to mucus secretion। यानी जो आपका nostrils है, उस nostrils के अंदर में कुछ क्या होते हैं, hair लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि जब आप O2 लेते हो, है ना, तो हो सकता है उस एयर में जो भी आपका O2 है उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी चले गए, तो वो क्या करते हैं, उनके पास चूंकि म्यूकस प्रेजेंट होता है, और आपको पता है म्यूकस क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, तो वो डस्ट पार्टिकल को क्या करता है बच्चों, ट्रैप कर लेता है ना।
and the mucus and the hairs help in filtering the dust particle out from inhaled air. Next है आपका nasal passage. तो further air is warmed up when it enters the nasal passage, यानी उसके अंदर में हमारा जो एयर है उसका वार्म्ड होगा, उसका क्या होगा, उसका प्रॉपर उसकी कंडीशनिंग होगी. मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर जैसा है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो बाहर से एयर लिया है आपके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली आपका जो नेसल पैसेज है उस एयर को कर लेगा, है ना, यानी कि कंडीशनिंग का काम करेगा, एसी का काम करेगा. फिर है आपका फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है, तो इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेसल पैसेज, यानी नेसल पैसेज के बाद तुम्हारा क्या है बच्चों, तो फेरिंग्स है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, लैरिंग्स. और लैरिंग्स बॉक्स को मैंने क्या बोला था, जल्दी से बता दो. तो हमने उसको बोला था वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स, है ना, यानी जो हम इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, हम जो बातें करते हैं, तो ये सारा हम क्यों कर पाते हैं बच्चों, लैरिंग्स की वजह से कर पाते हैं. दिस पार्ट कम्स आफ्टर द, और ये फेरिंग्स के बाद आता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स. और उसके बाद ट्रैकिया था, और ट्रैकिया के बारे में ही क्या बताया था मैंने, कि वहीं पे कार्टिलेज वाले जो रिंग्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और वो इनकम्प्लीट होते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, ताकि वो ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए. उसके बाद ब्रोंकाई होता है, और फिर ब्रोंकाई के जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. अब तुम फर्दर जब क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो तुम जूलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ोगे कि ये कैसे प्राइमरी ब्रोंक्यूल होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल होते हैं, टर्शियरी ब्रोंक्यूल होते हैं, या टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं. मतलब फर्दर उसके भी ब्रांचेस के बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके बाद कहाँ पे आता है मेनली, तो एल्वियोलाई के पास आता है. और एल्वियोलाई के बारे में सबसे क्या तुम इंपॉर्टेंट याद रखोगे, कि एल्वियोलाई के पास न्यूमरस जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. वो ब्लड वेसल्स बेचारे CO2 को लेकर के बैठे होते हैं और वो O2 का इंतजार कर रहे होते हैं. जैसे O2 आता है, O2 को लेकर के हैप्पी हो जाते हैं, और CO2 को जैसे ही दे देते हैं एल्वियोलाई के पास, फिर एल्वियोलाई सैड हो जाता है. फिर एल्वियोलाई बेचारा O2 को लेकर के आ रहा था तो इतना खुश था, अब CO2 को उसका तो फर्ज बनता है ना कि हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू क्या करेगा, CO2 को बाहर करेगा. ठीक है, उसके बाद हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे. तो लंग्स क्या है, लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी बैग, है ना. पेयर क्यों है, लेफ्ट लंग राइट लंग हमने पढ़ा था. और विच इज इनक्लोज्ड बाई अ डबल लेयर, डबल लेयर से इनक्लोज होता है मेम्ब्रेन और कवरिंग कॉल्ड, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं. ठीक है, एल्वियोलाई आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. अब देखो, जैसे मानो कि जब हम आगे पढ़ेंगे, या तुमने पढ़ा भी होगा कभी कभी, कि नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. या सिंपली एक एग्जांपल देते हैं, चलो क्लास 9th में तो तुमने पढ़ा है ना, क्लास 9th में तुमने क्या पढ़ा है, कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. किसका, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. मतलब वो तुम्हें स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जब सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, उससे तुम बन रहे हो. और ये सारे नहीं होते तो फंक्शंस कैसे होते अलग अलग. तो यानी कि तुम्हारा वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, तुम्हारा वो फंक्शनल यूनिट भी है. तो वैसे ही भाई एल्वियोलाई ही तो सारा काम कर रहा है ना. बस लंग्स तो मानो ऐसे ही बैठा हुआ है, वो अलग अलग सारे और ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको लेकर के बैठा है, लेकिन वो काम तो कुछ नहीं कर रहा है. तो उसके अंदर में जो एल्वियोलाई है मेनली तो वही एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कर रहे हैं ना. तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसके, लंग्स के. ठीक है, there are very large number of alveoli present in lungs which have a total surface area of about 80 m square. alveoli are covered with a network of capillaries. और ये network of capillaries का मतलब क्या है, blood vessels. और मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगी बच्चों ट्रांसपोर्टेशन में कि हमारे blood vessels 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, और कैपिलरीज होता है. और याद करो हमने पढ़ा ना कि एल्वियोलाई के पास काफी थिन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव मैटर है. सेंसिटिव मैटर का मतलब क्या हो गया, कि O2 आने वाला है, एयर आने वाला है, और CO2 वहां से बाहर जाने वाला है. ठीक है ना. तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, हमारे पास बहुत थिन कैपिलरीज होना चाहिए, थिन ब्लड वेसल्स होना चाहिए. और जो हमारे सबसे थिन ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में कैपिलरीज होते हैं. ठीक है, आर्टरीज क्या होता है, थिक होता है, फिर उससे थोड़ा सा थिन होता है वेन्स, और काफी 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 थिन क्या होता है बच्चों, कैपिलरीज होता है. ठीक है, तो इसलिए इसके आसपास में क्या रहेंगे, न्यूमरस कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगे. क्यों प्रेजेंट रहेंगे, ताकि क्या हो जाए, ये जो हमारे CO2 हैं और O2 हैं उनका
एक्सचेंज हो सके, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई CO2 को ले लेगा और अपने पास से O2 दे देगा, ताकि फिर से अब जो ब्लड है हमारा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और हमारे कैपिलरीज हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, है ना। अब व्हाट अबाउट डायफ्राम? डायफ्राम के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जैसे मानो ये हमारा लंग्स हो गया, तो हमारा लंग्स को बेचारा अपने गोद में लेकर के डायफ्राम बैठा हुआ है ना, यानी डायफ्राम के ऊपर है वो। अब डायफ्राम का कंडीशंस क्या होगा, तो देखो द डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मसल्स दैट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी एंड इट इज द प्राइमरी मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। देखो यही एक प्राइमरी मसल है जो कि ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये क्या कर रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी को सेपरेट्स कर रहा है। अब देखो डायफ्राम के तो बारे में तुम्हें मैंने समझा दिया, लेकिन आपके एग्जामिनेशंस में डायफ्राम और चेस्ट कैविटी दोनों के बारे में पूछता है कि व्हाट अबाउट जब तुम इनहेलेशन करोगे तो डायफ्राम का पोजीशन क्या होगा, चेस्ट कैविटी का पोजीशन क्या होगा, और जब तुम एक्सहेल करोगे तो डायफ्राम का पोजीशन क्या होगा, साथ ही साथ चेस्ट कैविटी का पोजीशन क्या होगा। तो देखो इट इज लोकेटेड बिलो द लंग्स एंड अबव द एब्डोमेन। अब तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या है, तो मैम ये हमारा डायफ्राम है। यहाँ पे मैम ने बताया ना हार्ट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। तो बच्चों डायफ्राम क्या करेगा, जैसे मानो तुमने O2 को क्या किया, इनहेल किया, तो इनहेल करने के टाइम में क्या होगा, इसको हम ना दो मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ते हैं। पहला हम बोलते हैं कि इंस्पिरेशन, और दूसरा हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में क्या होता है, या फिर तुम्हारे डायफ्राम का कंडीशन इनहेलिंग के अंदर में क्या होने वाला है और एक्सहेलिंग के अंदर में क्या होने वाला है। तो इनहेलिंग के अंदर में क्या होगा, जब हम इनहेल करेंगे तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि डायफ्राम्स क्या हो जाएंगे, पुल्स डाउन हो जाएंगे, और फिर आपके डायफ्राम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। कब रिलैक्स हो जाएंगे बच्चों, जब हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है। तो देखो इनहेलेशन के टाइम में क्या हो रहा है, व्हेन एयर इज ब्रीथ, जब हम एयर को ले रहे हैं सांस के रूप में, तो इन द मसल्स एंड डायफ्राम अटैच्ड टू रिप्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दस रिप्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स क्या हो जाएगा बच्चों, डाउनवर्ड, है ना। दिस कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी एंड इट रिजल्ट्स इंक्रीजेज इन वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, यानी कि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि O2 उसके अंदर में आएगा। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, दस द एयर प्रेशर डिक्रीजेज, एंड एयर का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अब एयर को क्या है बच्चों, तो एयर को बाहर फिर जाना है। एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू लंग्स एंड एल्वियोलर सैक गेट्स फिल्ड विथ एयर कॉम्प्राइजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट तुम देखोगे कि व्हाट अबाउट एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के टाइम में क्या होगा, तो व्हेन एयर इज ब्रीथ आउट, जब हम एयर को बाहर निकालेंगे तो डायफ्राम एंड मसल्स क्या हो जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे, और रिब्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। दस रिब्स मूव, रिब्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड डायफ्राम क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये मूव अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डायफ्राम क्या हो जाएगा, तो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे जो आपके चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, ड्यूरिंग इनहेलेशन। डिक्रीज कहाँ पे करेगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। गॉट इट, सारा पॉइंट अच्छे समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत परेशानी होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा क्या होता है, देखो जब ना क्या होता है कि जैसे क्या होता है, तुम मानो बहुत देर तक सांस रोक करके खड़े हो, ठीक है, तुम कोई मेडिटेशन कर रहे हो, तुम कोई योगा कर रहे हो, अब उसके बाद तुम सांस छोड़ोगे, है ना। तो जब तुम अब तुम्हारे बॉडी में मानो जितना O2 प्रेजेंट है, और तुमने अपने लंग से बार बार सांस छोड़ के, बार बार सांस छोड़ के, लंबा लंबा सांस छोड़ करके सारे O2 को तुमने निकाल दिया, तो एक्चुअल में उसी कंडीशन को हम इम्फाइसेमा बोलते हैं। मतलब कि इम्फाइसेमा इज अ कंडीशन वेयर द एल्वियोलाई, ठीक है, इन द लंग्स, जो लंग्स में प्रेजेंट है, आर डैमेज लीडिंग टू रिड्यूस्ड सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। यानी कि क्या होता है बच्चों, वो डैमेज हो जाते हैं, और जब वो डैमेज हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। किसका बच्चों, वो जो एल्वियोलाई होते हैं।
दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, और इसी से क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और इसको हम क्या, और ये कब होता है, तो ये स्पेशली तब होता है जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, है ना। इसीलिए बहुत भी एक्स्ट्रा क्या होता है, जो फिजिकल एक्टिविटी होता है वो नहीं करना रहता है, उससे भी हमको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है ना। उससे भी हमें क्या होता है, वीकनेस हो जाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता है, फिर हमारे ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होने लगता है। आगे देखेंगे आरवी क्या होता है, एक यूनिट क्या दिया हुआ है, मतलब रेसिड्यूअल वॉल्यूम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एंड मैक्सिमम एक्सलेशन। मतलब कि जब आप फोर्सफुल एक्सलेशन कर रहे हो और आपने जितना अमाउंट ऑफ आपके अंदर में क्या था, तो आपके अंदर में जितना अमाउंट ऑफ CO2 था आपने उसको बाहर निकाल दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका एवरेज वैल्यू क्या है बच्चों, तो अबाउट 1100 ml है, से लेके 1200 ml है, किसके अंदर में, एक जो हेल्दी एडल्ट रहेगा उसके अंदर में। यानी कि फोर्सफुल अगर तुम क्या कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बच्चों रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, अगर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन इन ह्यूमंस। यानी ह्यूमन के अंदर में जब इनहेलेशन होता है तो क्या इसमें से करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। फेरिंग्स सबसे पहले गलत हो जाएगा, है ना, फेरिंग्स नहीं रहेगा। नेजल कैविटी, उसके बाद देखना लैरिंग्स, फिर देखना ट्रैकिया। तो अगर नेजल कैविटी है ही तो सबसे पहले तो हम उसी को करेक्ट करेंगे ना, क्योंकि नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई। आ गया समझ में, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन बिंग्स एयर इंटर द लंग्स ड्यू टू। एयर कैसे अंदर लंग्स के अंदर में आएगा, तो यहाँ पे क्या आपको मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंक्रीजेज इन चेस्ट कैविटी। इंक्रीजेज इन व्हाट, इंक्रीजेज इन वॉल्यूम। उसका चेस्ट कैविटी का क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। जल्दी बता दो, ये कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने कितना मल्टीपल टाइम रिपीट किया होगा कि कौन सा मेन साइट है जो कि गैसियस एक्सचेंज करा रहा है। तो अंगूर की तरह, जो गुच्छा की तरह क्या दिख रहा था बच्चों, एल्वियोलाई दिख रहा था, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एल्वियोलाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग ह्यूमन रेस्पिरेशन एंड यूज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा ऐसा गैस है जिसको ह्यूमन रेस्पिरेशन के टाइम में मतलब इनहेल करता है, और वही गैस को हम यूज़ करते हैं अपने फूड को ब्रेक डाउन भी करने के लिए। तो दो कॉन्सेप्ट, इनहेलेशन ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का बात हो रहा है, साथ ही साथ क्या मैंने बताया था कि रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन एक ऐसा हमारा कॉमन मॉलिक्यूल है, गैस है, जो कि क्या करेगा बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेशन के दौरान हम इसको इनहेल करते हैं और साथ ही साथ अपने ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स आर। ह्यूमन के अंदर में तो एक रेस्पिरेशन हो रहा था एरोबिक, और याद करो जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे था उसमें तुम्हारा सबसे ऊपर की तरफ क्या था बच्चों, ईस्ट वाला था। सेकंड मिडिल वाला तुम्हारा क्या था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था। और जो सबसे थर्ड वाला तुम्हारा क्या था, ह्यूमन के अंदर में, है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो हो रहा था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो रेस्पिरेशन हो रहा था उसके दौरान क्या क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, 36 to 38 ATP एनर्जी बन रहा था, और साथ ही साथ सम अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा था। तो देखो द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस आर, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। नो मैम, ईस्ट के अंदर ईस्ट अपना एनर्जी बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। नो मैम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड एंड वाटर। तो यहाँ पे एनर्जी भी होता तो चलता, बट फिर भी हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कर सकते हैं। अब सपोज मानो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना हो करके यहाँ पे एनर्जी हो तो भी कर सकते हो, या तीनों साथ में हो तो भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, या मानो वाटर एंड एनर्जी हो तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। और अगर एनर्जी का अमाउंट दे दिया हो, मतलब कितने अमाउंट ऑफ एटीपी बन रहे हैं, तो भी आपका 36 to 38 हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ये तुम आंसर रटोगे नहीं, ये आंसर आपका क्या डिपेंड करता है कि आपका आपके क्वेश्चंस में क्या है, क्या कंसेप्ट वहां पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कौन सी थ्योरी को वहां पे अप्लाई करके बना सकते हो, ये मैटर करता है। ठीक है, जैसे हमारे ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। अब जहाँ पे विगरस एक्सरसाइज का बात आता हो, मतलब तुम्हें याद आ जाएगा कि मैम अब यानी कि हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज मसल सेल्स इन ह्यूमन परफॉर्म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू लैक ऑफ, किसका लैकिंग होने वाला है, तो हमने पढ़ा था ना कि एक एब्सेंस ऑफ O2, दूसरा लैक ऑफ O2 और तीसरा टोटली प्रेजेंस ऑफ O2। तो लैक ऑफ O2 में क्या बन रहा है बच्चों, लैक्टिक एसिड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज मसल सेल्स इन ह्यूमन परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू लैक ऑफ। तो लैक ऑफ क्या होगा आपका, तो आपका लैक ऑफ होगा ऑक्सीजन। क्या होगा बच्चों, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन मसल्स ड्यूरिंग कब होता है बच्चों, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। अब देखो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें से जो क्या करता है, तो एंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग। याद करो मैंने बताया था ना कि विंड पाइप को हम क्या बोल रहे थे, ट्रैकिया बोल रहे थे ना। तो देखो ये जो हमारा विंड पाइप प्रेजेंट होता है ना बच्चों, इसी विंड पाइप के साथ ना एक्चुअल में हमारा फूड पाइप भी प्रेजेंट होता है। पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था हमने, एक फेरिंग्स कॉमन पाथवे होने वाला है। तो ये जो विंड पाइप होता है, ये जो फूड पाइप होता है, ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होते हैं। अब हमारे विंड पाइप पे ना बच्चों एक ग्लॉटिस लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इस ग्लॉटिस के ऊपर में चूंकि कैप लगा होता है, इसी वजह से इस ग्लॉटिस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैप लगा होता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या हम बोलते हैं इसको, एपीग्लॉटिस। तो ये एपीग्लॉटिस क्या करता है, अब मानो तुम जब तुम खाना खा रहे हो है ना, तो खाना खाने के टाइम में ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अपना इनहेलेशन रोक लोगे। अब वो तो वॉलेंट्री मूवमेंट है नहीं जो तुम्हारे बस में है ना, वो तो एक तरह का इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, तो आप अपने ब्रीदिंग को नहीं रोक सकते हो। अब मानो तुम जब ब्रीद भी कर रहे हो कंटिन्यू, तुम खाना खा रहे हो, ठीक है ना, खाना तुम एक स्पेसिफिक टाइम में खाते हो, आई नो। तो जब तुम खाना खा रहे हो तो हो सकता है ना वो खाना तुम्हारे विंड पाइप में चला जाए, और समटाइम्स चला भी जाता है। तो वो खाना तुम्हारे विंड पाइप में ना जाए, इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे ये एपीग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट द फूड, इस फूड को प्रिवेंट करता है उसके एंट्री, कहाँ पे एंट्री उसका होने से, विंड पाइप में, ताकि वो ना जाए। तो क्या दिया है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग, यानी जब तुम स्वेलो कर रहे हो तो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एपीग्लोटिस। ठीक है, यानी आवर ए ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब तुमको मैंने क्या बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। और किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 करता है। CO2 से उसको बड़ा नफरत है, O2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, और कौन सा, रेड ब्लड सेल करता है, RBCs करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गन कंट्रोल्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन, यानी कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है। बच्चों ये थोड़ा तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी आपके नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में जो हमारे ब्रीदिंग रेट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, और ब्रेन का भी क्या होता है, एक पार्ट होता है अपना, उसका भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है, तो उसका भी एक पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लेंगेटा उसको बोलते हैं। वही मेड्यूला ऑब्लेंगेटा जो है आपका ब्रीदिंग रेट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन को हम फिर से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी देखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और किसके लिए ट्रू है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के लिए ट्रू है। तो देखो, इट अकर्स इन लंग्स,
It occurs only in muscles. It occurs in all cells of the body. It occurs only in the heart. क्या हो जाएगा? इट अकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना बच्चों, रेस्पिरेशन तो बॉडी के सारे सेल्स को चाहिए। मतलब सारे सेल्स को क्या चाहिए बच्चों? तो सारे सेल्स को चाहिए एनर्जी, है ना। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम one molecule of glucose during aerobic respiration. During aerobic respiration अगर हम one molecule यूज कर रहे थे ग्लूकोज का, मतलब हम एक क्या कर रहे थे, C6H12O6 को ले रहे थे, और जब साइटोप्लाज्म के अंदर में हम इसका ग्लाइकोलिसिस करा रहे थे तो पाइरुवेट बन रहा था, और यही जो पाइरुवेट है अब हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा कर के किस में कन्वर्ट हो रहा था? तो बच्चों ये कन्वर्ट हो रहा था एनर्जी में, और एनर्जी के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा था और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी निकल रहा था। अब मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वही जो एक तुम्हारा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, वो कितना एटीपी बनाएगा ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन? तो तुम क्या बोलोगे कि मैम ये 38 एटीपी आपने बताया था यहाँ पे कि 36 to 38 एटीपी रहेगा। तो तुम्हारे ऑप्शंस में अगर 36 दिया हो, 38 दिया हो, तो 38 को करेक्ट करोगे। अगर मानो केवल 36 दिया हो, बाकी का 4 वगैरह दिया हो, तो 36 को करेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे 2, 4, 18 और 38 है, तो यहाँ पे 38 को करेक्ट करोगे। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? इसमें से कौन सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है? देखो एक बार, एल्व्यूलाई यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। एल्व्यूलाई क्या है? इन्वॉल्व है। डायफ्राम क्या है? इन्वॉल्व है। ट्रैकिया क्या है? इन्वॉल्व है। मतलब कि किसका कोई लेना देना नहीं है? किडनी का कोई लेना देना नहीं है, इसका यूरिन फॉर्मेशन से और ब्लड के फिल्टरेशन से लेना देना है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब एक्सहेलेशन करेंगे द डायफ्राम, तो इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। एक्सहेलेशन के दौरान क्या करेगा? तो रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होगा? ह्यूमन मसल सेल के अंदर। जैसे ह्यूमन मसल सेल्स आएगा, ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल्स आएगा, क्या याद आना चाहिए तुम्हें? तो तुम्हें उस टाइम में याद आना चाहिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की स्टोरी। और जहां लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा वहां बच्चों क्या बनेगा? तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स वोकल कोड? वेरी गुड, चलो बता दो जल्दी से, कितना इजी क्वेश्चन है। लैरिंग्स है ना, क्या होगा आंसर इसका? लैरिंग्स। आगे का क्वेश्चन देख लो, है ना, हम बोलते हैं ना लैरिंग्स को, वोकल कोड वहाँ पे है और उसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमंस इज, ठीक है, ह्यूमन के अंदर में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बच्चों कि ऐसा कौन सा सरफेस है जहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या करोगे? बार बार तुमको मैम बता रही है स्टार्टिंग लेक्चर से कि एल्वियोलाई क्या होगा? मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस साइट है ना, वही एक ऐसा साइट है जहाँ पे गैसियस का मेनली एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, मैंने तुमको समझाया था ना, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो ये क्यों तुम्हारा रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। मतलब कि इट यूजेस एटीपी? नो मैम। इट रिलीजेस ऑक्सीजन? नो मैम। इट रिलीजेस एनर्जी या इट एब्जॉर्ब एनर्जी? तो आप बोलोगे कि मैम सी ऑप्शन सिंपल सा करेक्ट है, मतलब कि इट रिलीजेस एनर्जी, ठीक है। अब देखो, तुमने ना रेस्पिरेशन इन एनिमल देख लिया है ना, तुमने रेस्पिरेशन इन क्या देखा? एनिमल देखा, मतलब कि हम ह्यूमन बींग के अंदर में हमने देखा, बट ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट्स के अंदर में रेस्पिरेशन नहीं होता होगा। अब तुम एक काम करना, जो हम नेक्स्ट लेक्चर अपना करने वाले हैं वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का करने वाले हैं, और कुछ मानो जो भी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मानो जो मछली है ना, जो फिशेज है, तो तुम हम हमेशा पढ़ते हो ना कि जैसे हमारा प्राइमरी ऑर्गन लंग्स है ना, तो वैसे ही वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। या फिर व्हाट अबाउट हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं, हमारे व्हाट अबाउट जो एमीबा होते हैं, ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब किसके थ्रू करते हैं?
है ना, कुछ कोई स्किन के थ्रू करता है, और इसको हम किस टाइप का रेस्पिरेशन बोलते हैं, कोई ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कर रहा है, किसी में पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रहा है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों ये सबको अच्छे से कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे। अब तुम इसके लिए तुम्हारा एक टास्क क्या है कि जो मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा रखा है जिस लेक्चर में, वो फोटोसिंथेसिस को आप एक बार रिवाइज करा लोगे। और वैसे तो अगर आप नहीं करोगे तो मेरा तो फर्ज ही है, मैं तो करवाऊंगी, लेकिन अगर आप कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर हमें अपने लेक्चर को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। और अगर आपने किया होगा उस टाइम में बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर के साथ, अगर आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप हो चुका होगा उस लेक्चर में, तब आपको आगे के लेक्चर में बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि यहाँ तक के नोट्स को अपडेट कर लेना, साथ ही साथ जो भी डीपीपीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे। और मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलती हूँ कि अगर आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेस लगाना है तो आप ऐप पे जा सकते हो, ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर सेक्शन से, वहाँ पे मतलब न्यूट्रिशन से वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स से क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद उसमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन है। मैं तो आपको कराऊंगी ही लेक्चर के लास्ट में जो हमारा मिक्सअप टाइप ऑफ क्वेश्चन है, या जो हमारे PYQs हैं, लेकिन वहाँ पे दिए हैं। अगर आपको लेट नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप बेशक वहाँ पे जा करके और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म या फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के साथ।